हेलो 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 बच्चों। वेलकम 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 टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गाला सोशल साइंस पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इस चैनल पे गाला के साइंस के पेपर्स का सॉल्यूशन ऑलरेडी कर लिया है। पेपर नंबर 2 से लेके पेपर नंबर 6 उन सब की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ साथ में हमने मार्वल के भी पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। सबकी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम सोशल साइंस के पेपर नंबर 2 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए से, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले हमें मैच द फॉलोइंग पूछे हैं 5 मार्क्स में। पहला क्वेश्चन है बृहद्रेश्वर टेम्पल। ये जो टेम्पल है वो एक यूनिक टेम्पल है एंशियंट इंडिया का। हम टिक करेंगे यहाँ पे सी वाला पार्ट। फिर है ओरिजिनेटर ऑफ डांस, मतलब कि डांस की शुरुआत किसने की थी। तो कहा जाता है कि लॉर्ड शिव, जिनको नटराज भी कहा जाता है, उन्होंने की थी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन ई वाला ट्राई का टिक कर देंगे। फिर है रेड पांडा। रेड पांडा जो है वो कोल्ड फॉरेस्ट में दिखाई देते हैं, तो हम ए वाला पार्ट टिक कर देंगे। फिर है अ सोलर पावर प्लांट, वो माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो हम ये एफ वाला ऑप्शन टिक करेंगे। और लास्ट है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी ऑफ 1991, वो हुई थी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के लिए, तो हम यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। अब आते हैं ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछा है द ऋग्वेद इज द मोस्ट एंशिएंट बुक ऑफ इंडियन लिटरेचर। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, सबसे पुरानी बुक जो है वो ऋग्वेद है। फिर पूछा है धोलावीरा वॉज द बेस्ट सिटी इन टर्म्स ऑफ टाउन प्लानिंग। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। एक्चुअल में मोहनजोदड़ो जो थी वो बेस्ट सिटी मानी जाती है टाउन प्लानिंग के हिसाब से। फिर है एट्थ के अंदर फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी विथ रिस्पेक्ट टू पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड राइजिंग रेवेन्यू टैक्सेशन एंड पब्लिक लोन पॉलिसी। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसके लिए आपको चैप्टर अच्छे से पता होना चाहिए। फिर है इंडिया हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आई थिंक नॉर्वे जो है वो फर्स्ट आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और 10th नंबर में पूछा है रिलीजन इज अ मैटर ऑफ फेथ एंड रिवरेंस। ये एक ट्रू स्टेटमेंट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। 11th में पूछा है द लॉ कंसर्निंग वाइल्ड लाइफ वॉज इम्प्लीमेंटेड इन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो हम 1972 यहाँ पे आंसर लिख देंगे। होली नेम्स ऑफ डैश रिवर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन आवर प्रेयर्स। हमारे प्रेयर्स में कितने होली रिवर्स का नाम आता है, तो 7 रिवर्स का नाम आता है। ये चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है। फिर पूछा है मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज डन फॉर। तो ग्राउंड वाटर है उसका हम मैक्सिमम यूज करते हैं इरिगेशन यानी कि एग्रीकल्चर के लिए। फिर पूछा है अबाउट 84%, मैंने आंसर ही बता दिया कि 84% जितना वाटर जो है वो यूजफुल है फॉर इरिगेशन इन इंडिया। फिर नेक्स्ट पूछा है डैश पीपल आर बेटर माउंटेनर्स। तो वो भोटिया कम्युनिटी के लोग होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे भोटिया। ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जो आपका चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, उसका है। अब है एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। 16th में पूछा है विच ऑयल रिफाइनरी हैज कॉज्ड डैमेज टू द ताजमहल। तो मथुरा की ऑयल रिफाइनरी से होता है, जिसकी वजह से ताजमहल का जो कलर है वो येलोइश हो चुका है उसके मार्बल का। अब है विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऑन अर्थ। वाटर रिसोर्सेज जो भी है उसको, मतलब कि वाटर कहाँ से हमें मिलता है सबसे ज्यादा, तो ऑब्वियसली मेन सोर्स की बात की है। मेन सोर्स जो है जैसे कि रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ओशियन है, सी है, उन सब के अंदर वाटर कहाँ से आता है, रेन से आता है। तो हम यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, रेन। फिर पूछा है आफ्टर अरेंजिंग द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ विच ऑप्शन सीम्स टू बी करेक्ट। हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को नॉर्थ से लेके साउथ में अरेंज करना है, तो इसमें भाखरा नंगाल डैम सबसे ऊपर आता है नॉर्थ में। फिर नीचे थोड़ा सा आओगे तो चंबल वैली आएगा। फिर गुजरात की तरफ आओगे
तो नर्मदा वैली, और साउथ में आता है नागार्जुन सागर। ये सीक्वेंस जो है वो हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। अब है व्हाट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। हमारे कंट्री की जो भी नेशनल इनकम है उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो जो क्वांटिटी हमें मिलती है उसको कहा जाता है पर कैपिटा इनकम। अब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो लोगों का बेटर होता है, जो हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो हम वो टिक कर देंगे। अब है आंसर इन वन वर्ड्स और टू वर्ड्स। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर, द नेशनल हाईवे नंबर 44 कनेक्ट्स विच सिटीज ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 कनेक्ट करता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ये पार्ट आप लोगों को याद रखना। फिर पूछा है कि विवेक एक्सप्रेस जो है वो कौन से रूट से ट्रैवल करती है। तो वो ट्रैवल करती है डिब्रूगढ़, जो आसाम में आता है, वहां से कन्याकुमारी। ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क की लाइन है, मतलब कि ईस्ट को साउथ से कनेक्ट करती है। इससे बड़ी कोई मतलब कि लॉन्गेस्ट रूट वाली ट्रेन नहीं। फिर है व्हाट इज कॉल्ड द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। जब नेशनल इनकम की कोई भी डेवलप्ड कंट्रीज की बढ़ती है तो उसको कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर ऐसा पूछे कि डेवलपिंग कंट्रीज यहाँ पे लिखा होता तो हम लिखते इकोनॉमिक ग्रोथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इकोनॉमिकली इंडिया इज विच टाइप ऑफ कंट्री। तो इंडिया जो है वो अभी डेवलपिंग कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए फिनिश होता है। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें हमें 2 मार्कर्स पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को एनी 9 लिखने होते हैं। 25th में पूछा है गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द मोस्ट एंशिएंट पीपल बिलोंगिंग टू द आर्यन रेस। ठीक है, हमें आर्यंस रेस के बारे में, मतलब कि आर्यंस कैसे थे उनके बारे में लिखना है। तो आर्यंस जो है उनको कहा जाता है नेचर लवर्स, मतलब कि वो नेचर को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। वो हमेशा ट्रीज को लव करते थे और वर्शिप यानी कि उनकी पूजा करते थे। ट्रीज के साथ साथ रिवर्स, माउंटेन्स, सन, विंड, रेन, उन सबको वो पसंद करते थे और उन सबकी पूजा करते थे। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे हिम्स बनाए हैं। हिम्स यानी कि श्लोक्स जो हम प्रेयर में यूज करते हैं। साथ साथ में जो भी रिलीजियस सेरेमनीज होती थी वहां पे वो लोग वेद जो है उसका रिसाइटेशन करते थे। रिसाइटेशन मतलब कि जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, उनके अंदर जितने भी लिखे गए हैं श्लोक उनका उच्चारण करते थे, यानी कि वो बोलते थे। यज्ञ परफॉर्म करते थे जिसको हवन कहा जाता है, और बहुत सारी एक्टिविटीज वो किया करते थे आर्यंस। अब है 26 नंबर, इमेजेस ऑफ विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल एम्बलम। हमारे नेशनल एम्बलम में कौन कौन से एनिमल्स हमें दिखाई देते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें देखो आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। हॉर्स है, बुल है, एलिफेंट है और लायन है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं कर सकते सिवाय लर्निंग के। अब है गिव ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट गरबा एंड गरबी ऑफ गुजरात। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं। जो वर्ड गरबा है वो एक्चुअल में आता है एक वर्ड जिसको कहा जाता है गर्भदीप। गर्भदीप का मतलब क्या होता है, गर्भ का मतलब पहले समझो, इसको कहा जाता है एक अर्थन लैंप। ठीक है, मटका, उसके अंदर हम दीप को रखते हैं, यानी कि उसके अंदर एक लैंप को रखते हैं, और वहां से हमने वर्ड बनाया गरबा। अर्थन लैंप इज प्लेस्ड इन द होल्ड अर्थन पॉट and dancers kept on their head and move around in circles. Garbas are performed during the नवरात्रि सीजन। आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक मटका होता है, ठीक है, जिसमें होल्स होते हैं जिसको अर्थन पॉट कहा जाता है। ठीक है, उसके अंदर अर्थन लैंप यानी कि मिट्टी का दिया लगाया जाता है,
और सर्कल्स में जो है गरबा किया जाता है नवरात्रि फेस्टिवल के टाइम पे पूरे गुजरात के अंदर। उस टाइम पे जो गुजराती पीपल है वो परफॉर्म करते हैं गरबा और वर्शिप करते हैं टू दी गॉडेस आद्या शक्ति। आद्या शक्ति का मतलब क्या हुआ? मदर, गॉडेस ऑफ पावर, जिसको कहा जाता है मदर जगदम्बा, मतलब कि जब ये जगदम्बा माता जी जो है उनकी वो पूजा करते हैं। साथ साथ में उस टाइम पे इट इज परफॉर्म्ड इन द ओपन ग्राउंड एनसर्कलिंग टू द मांडवी केप्ट इन द सेंटर ऑफ द ग्राउंड अलोंग विद द स्ट्रोक्स ऑफ हैंड एंड द बीट्स ऑफ ड्रम। मतलब कि स्ट्रोक्स ऑफ हैंड का मतलब अलग अलग स्टेप्स करते हैं गरबा के टाइम पे, और ड्रम्स जो है उसकी बीट के साथ वो लोग मैच करते हैं। साथ साथ में लिखा हुआ है गुजराती पोएट्री नोन एज गरबा एंड गरबिया चीफली एसोसिएटेड विथ कृष्ण भक्त। ये जो गुजराती पोएट्री है गरबा और गरबी, वो कृष्ण भक्ति के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है। गुजराती पोएट दयाराम wrote poems in Gujarati which made ladies sing the colorful and emotional garbi of Lord Krishna's love। एक गुजराती पोएट थे जिनका नाम था दयाराम, उन्होंने गुजराती में बहुत सारे पोएम्स लिखे थे। अब उसका यूज जो है वो लेडीज करती है, वो कलरफुल और इमोशनल गरबी यानी कि वो डांस करती है वहां पे लॉर्ड कृष्णा के लिए। अब 28 नंबर में पूछा है इन एन आर्ट द कैरेक्टर्स लाइक रंगलो रंगली प्रोमोट्स सोशल थीम्स थ्रू देयर प्रेजेंटेशन, गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दैट आर्ट। या तो शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं भवाई की। तो भवाई जो है वो एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा, मतलब कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इमोशन शो किया जाता है। ये आर्ट फॉर्म जो देखो एक ड्रामा ही है, ये आर्ट फॉर्म जो है वो असेत ठाकर नाम के इंसान ने स्टार्ट किया था 700 ईयर्स पहले। इसका काम होता है लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना और एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, जो स्टार्ट हुआ था सोलंकी एरिया के टाइम। इट वॉज मेनली परफॉर्म्ड विदाउट यूजिंग कर्टेन्स विथ लाइट ह्यूमर एंड विद द म्यूजिक बीइंग प्लेड ऑन अ ट्रम्पेट। यहाँ पे कोई कर्टेन्स नहीं होते, कोई पर्दे नहीं होते, बहुत ही लाइट ह्यूमर होता है इस ड्रामा में और ट्रम्पेट पे म्यूजिक बजाया जाता है। कैरेक्टर्स डिस्गाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रामदेव। यहाँ पे कौन से कैरेक्टर्स पर जो है वो दिखाई देते हैं, वो आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। रामदेव है, झंडा, फिर झूलन, कजोड़ा, ये सारे के सारे मेन फीचर्स हैं। साथ साथ में द कैरेक्टर्स लाइक रंगला रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट प्रोग्राम्स लाइक गर्ल्स एजुकेशन। ये जो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स है रंगला और रंगली, उनका काम होता है कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना एंड सेव द गर्ल चाइल्ड। ये जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सबको प्रमोट करना। परफॉर्मर्स ऑफ द भवाई प्लेड ट्रम्पेट, ट्रम्पेट जो है वो बजाया जाता है, एंड प्रे टू द गॉडेस बाय रिसाइटिंग हिम्स, और जो भी गॉडेस है उसकी आरती की जाती है हिम्स यानी कि श्लोक्स का यूज कर। अब है हमें एलोरा में जो कैलाश टेम्पल है उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखा। तो फेमस कैलाश टेम्पल जो है वो एलोरा केव के केव नंबर 16 में प्रेजेंट है। इस टेम्पल की हाइट 50 मीटर हाई है, 33 मीटर वाइड है और 30 मीटर लॉन्ग है। ये एक सिंगल मैसिव रॉक में से बनाया गया है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल डोर्स दिखाई देते हैं, बालकनीज दिखाई देते हैं और पिलर्स दिखाई देते हैं। इसके ब्यूटी को डिस्क्राइब करना वर्ड्स में पॉसिबल नहीं है। अब है व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल रिपेयरिंग और मेंटेनिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। अगर हम किसी भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को रिपेयर कर रहे हैं या तो मेंटेन कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो वहाँ पे जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं यानी कि स्टैच्यूज जो है, ठीक है, या स्कल्पचर्स हैं, उन सबको अच्छे से हमें हैंडल करना आना चाहिए। जो हमारे बॉडी में ऑयल या तो एसिड या तो सॉल्ट जो स्किन में प्रेजेंट है वो आर्टिफैक्ट्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए हमें उन आर्टिफैक्ट्स को सिर्फ और सिर्फ कॉटन के ग्लव्स या तो लेटेक्स के ग्लव्स का यूज करके ही छूना चाहिए। साथ साथ में जितने भी आर्टिफैक्ट्स होते हैं
वो फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल का मतलब टूट सकते हैं बहुत ही इजीली। सो उसको कभी भी हैंडल्स या तो स्ट्रैप्स का यूज करके पकड़ना नहीं है। साथ साथ में बिफोर डिस्प्लेसिंग एनी आर्टिफैक्ट प्रिपेयर अ क्लियर प्लेस टू प्लेस इट। अगर हम किसी भी आर्टिफैक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो वो जो जहाँ पे हम लेके जा रहे हैं उस प्लेस को पहले अच्छे से क्लीन कर देना है। वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो उस आर्टिफैक्ट को डैमेज कर सके। द वर्क एरिया शुड बी क्लीन, जहाँ पे उसके ऊपर हम वर्क करते हैं वो क्लीन होना चाहिए। वहाँ पे कोई बेवरेजेस नहीं होने चाहिए, और कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि पेन्स है, टूल्स है, कीज है, पेपर क्लिप्स है, ऐसी कोई भी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए जो उसको डैमेज कर सके। 31 में पूछा है कि सेंचुरीज का मतलब क्या होता है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एक टाइप की इकोलॉजिकल सिस्टम होती है। इट इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सम स्पीशीज। कुछ ऐसी स्पीशीज होती है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है गवर्नमेंट बनाती है। यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो सर्टेन लिमिट तक ही परमिटेड होती है। जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनको अलाउ किया जाता है ग्रेजिंग के लिए, मतलब कि जो चरवाहे हैं वो अपने जो कैटल्स हैं उनको ग्रेज करने के लिए, यानी कि जो उनको फूड है वो दिलवाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एंटर हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई और परमिशन मिलती नहीं। मॉडर्न एज को मिनरल एज भी कहा जाता है। ये हमें रीजन के साथ बता। हमें पता है कि हमारी कंट्री इंडिया जो है उसके पास बहुत ही लार्ज अमाउंट में रिजर्व्स हैं मिनरल्स के, लेकिन अभी भी हमारे कंट्री में उतना ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है। उस टेक्निकल नॉलेज ना होने की वजह से हमारे पास जो मिनरल्स है उसका हम प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, इसलिए हमारा कंट्री के अंदर जो है लेसर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दिखाई देता। Hence, our dependence on minerals for survival and development leads to be called as mineral age। क्योंकि हम मिनरल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हमारा सर्वाइवल और डेवलपमेंट दोनों मिनरल्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है, इसलिए मिनरल्स एज कहा जाता है। अगर हमें आयरन नहीं मिलेगा, कॉपर नहीं मिलेगा, कोल नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम नहीं मिलेगा, तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, डेवलपमेंट भी नहीं होगा, इसलिए इसको मिनरल एज कहते हैं। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कॉपर। तो ये एक साइंस जैसा क्वेश्चन हो गया। कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का मेटल दिखाई देता है जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स में से मिलता है। जनरली ये एक सॉफ्ट मेटल है। इसको हम यूज करते हैं कॉइन्स, यूटेंसिल्स और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने के लिए। इसको यूज किया जाता है टिन के साथ। हम टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनाते हैं। ब्रॉन्ज जो है वो बाद में हार्ड सब्सटेंस बन जाता है और फिर ब्रॉन्ज के टूल्स और वेपन्स बनाए जाते हैं। साथ साथ में शीट्स भी बनाई जाती है कॉपर की जो थिन होती है। इंडस्ट्रीज का क्या इंपॉर्टेंस है वो अब हम समझेंगे। इंडस्ट्रीज जो है वो मशीनरी, केमिकल्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी चीजें जो है बनाती है, इसकी वजह से एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है वो मॉडर्नाइज्ड हो चुकी। साथ साथ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से हमारे कंट्री की जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस हुआ है। Industrial development can generate foreign exchange by exporting finished items, allowing it to expand trade and commerce। Industrial development की वजह से हमारे जो finished goods हैं वो दूसरे कंट्री में इंपोर्ट होते हैं, हम यहाँ से हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा ट्रेड और कॉमर्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि बिजनेस बढ़ता जाता है। ये सब कुछ होता है इंडस्ट्रीज की वजह से। अब इंडस्ट्रीज वाला एक और क्वेश्चन आ गया कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन किसको कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का मतलब है कि जो वेस्ट निकलता है इंडस्ट्रीज में से,
जो सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में या तो गैसेस फॉर्म में होता है, जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जो है ये वाला पार्ट, वो एयर को भी नुकसान कर सकता है, मतलब कि एयर को खराब कर सकता है, वाटर को खराब कर सकता है, सॉइल को भी खराब कर सकता है, और नॉइस पॉल्यूशन भी जनरेट। फिर 36 में पूछा है डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर वेलफेयर एंड द डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करने वाले जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए, वो पॉइंट्स हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो सबसे पहले एक नेशनल कमीशन बनाया गया है फॉर शेड्यूल कास्ट, जो इन्वेस्टिगेट और मॉनिटर करता है जितने भी मैटर्स हैं फॉर द पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। It plans the socio-economic development and looks into the grievances with respect to the rights granted by Constitution of the India. उनका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके से हो सकता है उसका प्लान वो लोग बनाते हैं, साथ साथ में उनके वेलफेयर के लिए, एडवांसमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट प्लान्स जो है वो नेशनल कमीशन बना। अब कौन से सेक्शन के अंदर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटी आती है? तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है, उन सारे लोगों को कहा जाता है शेड्यूल कास्ट, और जो कम्युनिटी आर्टिकल 342 के अंदर आती है उन कम्युनिटी को कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यहाँ पे सेक्शन बी फिनिश होता है। नेक्स्ट है सेक्शन सी, जिसमें हमें एनी 6 करने होते हैं। 38 में पूछा है राइट अबाउट पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इन मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में पब्लिक बाथ के बारे में और पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में हमें डिटेल्ड में लिखना है। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि पब्लिक बाथ कैसे होते थे। तो वहां पे हमें ह्यूज पब्लिक बाथ यानी कि बहुत बड़े पब्लिक बाथ दिखाई देते हैं। हॉट वाटर फैसिलिटी एंड चेंजिंग रूम्स माइट हैव बीन प्रोवाइडेड। हमने जब वहां पे एक्सकावेशन किया तो हमें पता चला कि वहां पे हॉट वाटर की फैसिलिटी भी वो लोगों ने प्रोवाइड करके रखी थी, और साथ साथ में चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते। उन पब्लिक बाथ को खास करके यूज किया जाता था जब कोई फेस्टिवल हो या तो कोई रिलीजियस सेरेमनी। फिर पब्लिक बिल्डिंग की अगर बात करें तो वहां पे हमें बहुत बड़ा टाउन हॉल दिखाई देता है। ग्रीनरी, ग्रीनरी का मतलब होता है कि जहाँ पे ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है वो। साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस दिखाई देती है, थिएटर्स भी दिखाई देते हैं। देयर वर बैरक्स टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू दी सोल्जर्स इन सर्विस। कुछ बैरक्स भी दिखाई देते हैं, मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे सोल्जर्स अपने आप को जो है वहां पे रह सके। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है जहाँ पे सोल्जर्स रहते हैं सेफली, उनको बैरक्स कहा जाता है। और वो जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे मोहनजोदड़ो की, वो इन सोल्जर्स के लिए बैरक्स बनाती थी। साथ साथ में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मोहनजोदड़ो के रोड्स के बारे में लिखना है। तो रोड्स जो है वो एक मेन फीचर हुआ करता था मोहनजोदड़ो की जो भी टाउन प्लानिंग थी उसका। वहाँ के जो रोड्स थे उस टाइम के वो थे 9.75 मीटर जितने वाइड। वहाँ पे उस टाइम पे एक ही साथ बहुत सारे व्हीकल्स पास हो सके उतने वाइड रोड्स थे। ये जो रोड्स थे वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट उस डायरेक्शन में चलते थे और 90 डिग्री का एंगल बनाते थे। 40 नंबर के क्वेश्चन में पूछा है कि गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है संस्कृत लिटरेचर का। इसको हमें डिस्कस करना है। इन शॉर्ट गुप्ता एज के टाइम पे कौन कौन से जो पोएट्स हैं या राइटर्स हैं जिन्होंने संस्कृत में लिटरेचर लिखा उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। उस टाइम पे बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुआ करते थे, जैसे कि कालिदास, भावभूति, भैरवी, भारतीहरि, बाणभट्ट, मंगा, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हुआ करते थे। उसमें से कालिदास जी ने बहुत सारे पोएट्स मतलब कि पोएम्स लिखी और ड्रामास लिखे। जैसे उनका बहुत फेमस हुआ था कुमार संभव,
रघुवंशम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये नाम खास करके याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है। मेघदूत एंड अभिज्ञान शाकुंतलम, इस ये जो है कालिदास जी के बहुत ही फेमस या तो बेस्ट पोएटिक और ड्रामास हुआ करते। और साथ साथ में बाण भट्ट ने कादम्बरी लिखी थी, साथ साथ में हर्ष चरित लिखी थी, जो राजा हर्ष हुआ करते थे उनके बारे में लिखी थी। साथ साथ में भावभूति जी ने उत्तर रामचरित, भैरवीज, किरातार्जुनियम, साथ साथ में ऐसी बहुत सारी बुक्स जो है वो संस्कृत में लिखी गई थी उस टाइम पे, इसलिए उसको कहा जाता है गोल्डन पीरियड ऑफ संस्कृत लिटरेचर। अब पूछा है कि रिसोर्सेज का मतलब क्या है और रिसोर्सेज को हम कहाँ पे यूज करें। तो ऐसी कोई भी चीजें जिसके ऊपर ह्यूमंस डिपेंडेंट है और उनकी नीड्स फुलफिल हो सकती है, ऐसी चीजों को कहा जाता है रिसोर्सेस। जिसकी हमें जरूरत है, हम उसके ऊपर डिपेंडेंट है और वो हमारी नीड्स को फुलफिल कर दे, वो सारी चीजों को हम रिसोर्सेस कहते हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं उनको हम एज अ फूड भी यूज कर सकते हैं और उनको एज अ रॉ मटेरियल भी यूज किया जाता है। जैसे कि फूड के फॉर्म में हम कंज्यूम करते हैं मीट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, फिश, मिल्क और हनी। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनका हम रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे कि शिप में से जो वुल आता है वो यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और फॉरेस्ट में से जो वुड आता है उसको हम एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री में। वापिस से रिसोर्स की डेफिनेशन नहीं हम डिस्कस करेंगे क्योंकि हमने डिस्कस कर ली। अब हम सेकेंड और थर्ड वाला पार्ट डिस्कस करते हैं। पहले पूछा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हमें हमारे रिसोर्सेस को किस तरीके से बचा के रखना है। हमें पता है कि हमारे लिए रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, जैसे कि मिनरल्स है, वाइल्ड लाइफ है, ट्रीज, वाटर और बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। हमें उसका जुडिशियस यूज करना चाहिए। जुडिशियस यूज का मतलब कि ओवर यूज नहीं करना है, सोच समझ के करना है, सो दैट कोई भी टाइप का वेस्ट ना हो और हमारा एनवायरमेंट डैमेज ना हो। Conserving natural resources will help to make our planet habitable for future generation. अगर हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को अभी बचा के रखेंगे तो हमारे फ्यूचर जनरेशन्स भी वो रिसोर्सेज का यूज कर पाए। फिर सॉइल के बारे में लिखना है। तो जो टॉप मोस्ट लेयर होती है किसी भी लैंड की उसको कहा जाता है सॉइल। उसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। 43 में पूछा है व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन एंड मेंशन द वेज यानी कि मेथड्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी प्रोसेस जहां पे ओनरशिप और मैनेजमेंट किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट का अंडर स्टेट कंट्रोल। मान लो कि कोई ऐसी गवर्नमेंट की कंपनी थी जिसकी वो ओनर थी और उसको वो मैनेज करती थी। जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई एयरपोर्ट बनाया, अब वो एयरपोर्ट का ओनरशिप और मैनेजमेंट अगर वो किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफर कर देती है तो उस चीज को कहा जाता है प्राइवेटाइजेशन। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट हो गया, या तो एयरपोर्ट है या तो रेलवेज है या कोई भी ऐसा यूनिट जो पहले गवर्नमेंट के पास था, अब उसने वो ट्रांसफर कर दिया है उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट को किसी प्राइवेट कंपनी को, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट है दोज एरियाज विच आर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर आर ओपन फॉर द प्राइवेट सेक्टर। मान लो कि कुछ पहले ऐसा होता था कि कुछ ऐसे सेक्टर होते थे जहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की ही इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जैसे कि आयरन और स्टील। आयरन और स्टील पहले जो है वो गवर्नमेंट के पास हुआ करता था, अब प्राइवेट कंपनीज भी जो है वो आयरन और स्टील मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो उनके लिए ओपन कर दिया है। ठीक, जैसे कि अभी न्यूक्लियर एनर्जी गवर्नमेंट के पास है, हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद या तो हो भी चुका हो, किसी कंपनी ने जो है एटॉमिक एनर्जी जो है उसके अंदर काम करना शुरू कर दिया हो।
ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो पहले से पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट के पास होती है, बाद में उस जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया जाता है। अब है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टेट कीप्स द ओनरशिप ऑफ स्टेट ओन्ड कंपनीज अंडर इट्स कंट्रोल एंड गिव्स चार्ज ऑफ मैनेजमेंट टू द प्राइवेट कंपनीज। ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का जो मालिक है वो गवर्नमेंट हो, लेकिन उसका जो मैनेजमेंट है, मतलब कि उसकी देख रेख करना प्राइवेट कंपनीज को दे सकती। उसका दूसरा भी हो सकता है, स्टेट कीप्स द मैनेजमेंट इन इट्स ओन हैंड। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास जो कंपनी है वो बेच दे और उसका मैनेजमेंट सिर्फ अपने पास रखे, तो इस तरीके से भी प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। आगे पूछा है, डिस्कस इन डिटेल द रीजंस फॉर प्राइस राइज। कैसे प्राइस राइज होता है उसको हमें डिस्कस करना है, बहुत बड़ा आंसर है। हम इसका ओवरव्यू कर लेते हैं, आप लोग अपनी नोटबुक में लिख देना। पहले, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। मान लो कोई गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स के ऊपर ज्यादा खर्चा करती है, तो उस टाइम पे प्राइस राइज हो सकता है। सेकंड हो सकता है होर्डिंग की वजह से। होर्डिंग का मतलब क्या होता है, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं जमाखोरी। मान लो तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में पोटैटो प्रेजेंट है, अब तुम उस पोटैटो को बचा के रखोगे, ठीक है। जब पोटैटो के प्राइस राइज हो जाएंगे तब तुम उस पोटैटो को बेचोगे मार्केट के अंदर। तो इस तरीके से तुमने जानबूझ के मार्केट के अंदर पोटैटो की स्कैरसिटी क्रिएट की। जब उसका प्राइस बढ़ा तो तुमने उसको बेच दिया, जानबूझ के तुमने ऐसा किया। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं होल्डिंग यानी कि जमाखोरी, जहां पे जानबूझ के कोई चीज की स्कैरसिटी की जाती है, उसका जो स्टॉक है वो पर्सन जो है वो बचा के रखता है। नेक्स्ट, किसी भी चीज का जेन्युइन शॉर्टेज हो जाता है। कोई ऐसी चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं हुई तो शॉर्टेज हो गया। मान लो कि वीट जो है वो 2-3 साल तक हमारे कंट्री में लेस अमाउंट में ग्रो होते हैं, तो क्या होगा, वीट का शॉर्टेज हो जाएगा। तो उस केस में वीट के प्राइस जो है वो हाई हो जाएंगे। फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से भी प्राइस राइज होता है। ऐसा क्यों, बिकॉज किसी भी प्रोडक्ट का जो क्वांटिटी है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो अचानक से लार्ज नहीं हो सकती। अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो हो जाती है तो उस केस में हम प्रोडक्ट्स को खरीदना स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो प्रोडक्ट खरीदना स्टार्ट करेंगे। उस केस में क्या होगा, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी और कंपनीज क्या ट्राई करेगी कि उस प्रोडक्ट को अब हाई प्राइस पे हम बेचेंगे। और नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन, मतलब कि अगर मनी जो है वो लार्ज अमाउंट में मार्केट में सर्कुलेट होता है तो उस केस में भी प्राइस राइज होता है। अब प्राइस राइज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। द अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज, सॉरी कैसे किया जा सकता नहीं, क्यों करना जरूरी है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। द अनकंट्रोल्ड प्राइस राइज विल लीड टू रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मान लो किसी भी गुड्स और सर्विसेज का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है तो उसका कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। मान लो होटल में हम खाना खाने के लिए जाते हैं, हमें अचानक से पता चला कि ये जो भी चीज हमने पहले खाई थी उसके कंपैरिजन में प्राइस बहुत ही ज्यादा हो चुका है, तो ऐसा हो सकता है कि हम वहां पे खाना ज्यादा ना खाएं। मतलब कि प्राइस राइज की वजह से हमारा कंजम्पशन कम हो सकता है। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा और एम्प्लॉयमेंट कंडीशन भी खराब हो जाएगी, क्योंकि अब लोग ज्यादा खाना नहीं खा रहे तो होटल वाले भी खाना कम बनाएंगे, ठीक है। Higher prices of goods and commodities will lead to the reduced savings of poor and middle class family. अगर प्राइस राइज बहुत ज्यादा हो जाता है तो पुअर और मिडिल क्लास फैमिली ने जो अपनी सेविंग्स की थी, जो पैसे बचा के रखे थे,
वो अब उनके यूज में आ जाएंगे, मतलब कि वो खत्म हो जाएंगे और लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और कम होता जाएगा। साथ साथ में प्राइस राइज की वजह से करप्शन भी बढ़ता है, ठीक है। इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि होर्डिंग, जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजें प्राइस राइज की वजह से होती है। फिर है विमेन एम्पावरमेंट का मतलब, और हम क्या ऑब्स्टेकल्स फेस करते हैं इस केस में। विमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोग्रेशन ऑफ विमेन एंड एक्सेप्टिंग एंड इंक्लूडिंग देम इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि विमेन को जब हम इंक्लूड करते हैं कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, हम उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो ग्रो कर सके और हमारे सोसाइटी का डेवलपमेंट कर सके। और जो जेंडर बायस चलता है कि ये मैन है ये विमेन है, उसको डिसअप्रूव करके क्या क्या विमेन्स ऑब्स्टेकल्स फेस करती है, तो जेंडर इनइक्वालिटी, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे सोसाइटीज में कई बार दिखाई देते हैं जो मैन और वीमेन में डिफरेंस करते हैं, उनके अगेंस्ट कई बार वायोलेशन किया जाता है, उनको कम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिलती है और जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ किया जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करती है। यहाँ पे सेक्शन सी फिनिश हुआ। नेक्स्ट है सेक्शन डी, जिसमें एनी 5 आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। 47 में पूछा है कि आर्यभट्टा ने मैथमेटिक्स में कौन कौन से डिस्कवरीज की थी। सबसे पहले उन्होंने जीरो डिस्कवर किया था, पाई की वैल्यू को डिस्कवर किया था कि वो 3.14 हो गए। डिस्कवर नहीं मतलब कि उन्होंने मेंशन किया, ठीक है। साथ साथ में उन्होंने आर्यभट्टियम जो उनकी बुक है उसके अंदर पाई की वैल्यू को मेंशन किया था कि ये पाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। पाई इज अ रेशियो ऑफ सरकमफरेंस एंड द डायामीटर ऑफ द सर्कल। इस सरकमफरेंस और डायामीटर को जब हम डिवाइड करेंगे किसी भी सर्कल के लिए तो हमेशा पाई की वैल्यू कांस्टेंट आएगी 3.14। साथ साथ में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अष्टांग मेथड, ये सब कुछ आर्यभट्टा ने मेंशन की थी अपने बुक्स के अंदर और उनको कहा जाता है फादर ऑफ मैथमेटिक्स। ये आप लोगों को 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, तो खास करके ये याद रख। साथ साथ में उन्होंने 10 गीतिका नाम की बुक भी लिखी थी। साथ साथ में एस्ट्रोनॉमी के ऊपर उन्होंने आर्य सिद्धांत नाम की बुक भी लिखी थी। अब हु वर द पायनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र, और उसके अंदर क्या चीजें इंक्लूडेड की जाती। तो वास्तुशास्त्र के जो पायनियर्स यानी कि जिन्होंने शुरुआत की थी वो थे भगवान ब्रह्मा, नारद, बृहस्पति, भृगु, वशिष्ठ एंड विश्वकर्मा। इनको पायनियर्स ऑफ वास्तुशास्त्र कहा जाता है। इसके अंदर घर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, टाउन का प्लानिंग कैसा होना चाहिए, विलेजेस, टाउन्स और किंगडम्स जो उस टाइम पे हुआ करते थे राजा रजवाड़ों के, साथ साथ में वहां पे टेम्पल्स कैसे होने चाहिए, वाटर बॉडीज कहाँ पे होनी चाहिए, गार्डन्स कैसे होने चाहिए, कहाँ पे उनको प्लेस करना है, कौन सी जगह पे रखना है, ये सारी की सारी चीजें वास्तुशास्त्र में इंक्लूड की जाती। अब पैडी को अगर हमें कल्टीवेट करना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस लिखनी है और उसके स्टेट्स बताने जहां पे पैडी सबसे ज्यादा ग्रो होता है। तो पैडी को यानी कि राइस की हम बात करें जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी चाहिए और रेनफॉल होनी चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा। कौन कौन से स्टेट्स पैडी को ग्रो करते हैं सबसे ज्यादा, तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड उड़ीसा। अब है ऑयल सीड्स क्रॉप, किसी भी 2 ऑयल सीड क्रॉप के बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राउंडनट ऑयल के बारे में जो एक खरीफ क्रॉप है और उसको इरिगेशन की फैसिलिटी चाहिए। ये समर के टाइम पे भी सो किया जाता है। इंडिया जो है वो सेकंड रैंक पे आता है आफ्टर चाइना। चाइना इज वर्ल्ड नंबर 1 इन ग्राउंडनट ऑयल प्रोडक्शन और इंडिया रैंक्स नंबर 2। गुजरात जो है वो पूरे इंडिया में फर्स्ट आता है, ये चीज याद रखना है। ग्राउंडनट का मतलब सिंग तेल जिसको हम कहते हैं वो। साथ साथ में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी ग्राउंडनट का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट है सीसम, ठीक है।
सीसम एक ऐसी, सीसम का मतलब होता है तिल, और इसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट में ऑयल का कंटेंट होता है। इसको एडिबल ऑयल यानी कि फूड बनाने के लिए भी यूज में आता है, तिल का तेल। ये एक रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है। साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया में इसको राबी क्रॉप के फॉर्म में भी ग्रो किया जाता है और ज़ैद क्रॉप के फॉर्म में भी ग्रो किया जाता है। ये जो सीसम है वो गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक और एमपी में भी प्रोड्यूस किया। अब पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, मतलब कि गवर्नमेंट ने पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम्स या तो स्टेप्स लिए हैं। लैंड रिफॉर्म्स, मतलब कि जमीन के रिगार्डिंग जो कानून है उसमें चेंज किए हैं। टेनेंसी रिफॉर्म्स, टेनेंसी का मतलब कि पहले एक जमींदारी सिस्टम हुआ करती थी, उसके कानून चेंज किए हैं। रेगुलेशन ऑफ हायर रेंट्स, मतलब कि लोगों को ज्यादा रेंट देना पड़ता था, उसके रिगार्डिंग कानून बनाए हैं। ठीक है। प्रोविजन ऑफ क्रेडिट टू रूरल फार्मर्स, मतलब कि जो गांव में रहने वाले किसान हैं उनको भी क्रेडिट यानी कि पैसे कैसे मिल सकते हैं उसके बारे में कानून बनाए हैं। सब्सिडीज देना स्टार्ट किया है, जैसे फर्टिलाइजर के ऊपर सब्सिडी है। फूड सिक्योरिटी एक्ट गवर्नमेंट लाई 2013 में। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट की है, राशन की दुकान पे राशन मिलता है अगर किसी के पास बीपीएल और एपीएल कार्ड हो तो। साथ साथ में गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट प्राइसिंग सिस्टम भी लेके आया। 52 में पूछा है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी डिक्रीज्ड थ्रू द ओपनिंग ऑफ न्यू एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू प्लान मैन पावर। अगर इंडियंस को नई जगहों पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, मतलब कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे ट्राई कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर कहाँ कहाँ पे नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, सो दैट हमारे कंट्री की जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है उसको हम स्टॉप करें। तो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सो दैट द नंबर ऑफ एंट्रेंस टू द वर्कफोर्स कैन बी। अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है तो अगर हम पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल कर देंगे तो ऑब्वियसली वर्क फोर्स में जो नए लोग आने वाले हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। साथ साथ में हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म करना चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, सो दैट कि जो सिर्फ थियोरी का नॉलेज मिलता है उसकी जगह पे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिले तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने वाले जो फार्मर्स हैं उनको साथ साथ में फिशरीज वाला वर्क भी करना चाहिए, कैटल रियरिंग वाला वर्क, हॉर्टिकल्चर यानी कि फ्रूट्स को भी ग्रो करना चाहिए, सो दैट उनकी इनकम भी बढ़े और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़े। साथ साथ में गवर्नमेंट को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो रूरल और अर्बन एरियाज में है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का ट्राई करना चाहिए। हमें उन इंडस्ट्रीज को ज़्यादा ग्रो करना चाहिए सो दैट लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। 53 में पूछा है कि गवर्नमेंट डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करती है, कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो फ्री आइडेंटिटी कार्ड, एजुकेशन के लिए अलाउंस और स्कॉलरशिप, साथ साथ में कोई भी अप्लायंस बाय करने हैं तो उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टमेंट, एसटीडी पीसीओ का भी अलॉटमेंट करती है, एम्प्लॉयमेंट में इंसेंटिव्स देती है, जॉब्स में रिजर्वेशन भी मिलता है। बहुत सारे ब्लाइंड, डेफ और मेंटल इलनेस वाले स्टूडेंट्स को भी ग्रांट इन स्कीम्स यानी कि कंसेशंस और सब कुछ मिलता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है, फिर ट्रेन के ट्रैवल में भी कंसेशन मिलता है, बस के ट्रैवल में कंसेशन मिलता है, उनको सेपरेट लिफ्ट प्रोवाइड की जाती है, बाथरूम प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लास्ट क्वेश्चन है आज का जो मैप रिलेटेड है। फर्स्ट में पूछा है एरिया ऑफ एल्यूवियल सॉइल, तो ये वाला मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है। ये रीजन कौन सा है, उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क, कहाँ पे आता है, आसाम, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। टोबैको प्रोड्यूसिंग रीजन, ये गुजरात है, लेकिन अगर गुजरात का कोई रीजन पूछे तो आपको याद रखना है सबसे ज्यादा चरोतर में होता है। और है वन सेंटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री बेंगलुरु, देखो उन्होंने ऑलरेडी दे ही दिया है बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक में आता है, तो वीरा पार्ट। आई होप आप लोगों को सब कुछ परफेक्टली समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पेपर नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। अंटिल देन, गुड बाय एंड हैव फन। ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना।